डॉक्टर्स रूम में आए, उन्होंने मुझे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मुझे नाम अपना याद नहीं था। वो मुझे कुछ 10-12 मिनट लगे नाम याद करने में, मेरा नाम क्या है। तो उसने एक बार मुझे कहा कि तुम कहीं अफेयर कर लो। सच्ची, उसने मुझे कहा कि तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम अकेले हो। या मेरा वेट लॉस भी हुआ था, मैं जब आया हूँ तो मेरे 4 किलो कम हुए थे, क्योंकि वहाँ खाने को ही नहीं देते ज़्यादा। मैंने आज तक बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, अपना भी नहीं देखा। आपने अपना नहीं देखा? नहीं देखा एक क्यों भी। नहीं देखा? क्यों देखे? Anup ji, a warm welcome to my show Get Candid with Nandini Roy. Let's Thank have you some so much. candid moments together. बहुत खुश हूँ मैं मैं कि अब जानती तुम्हारा हूँ। अपना शो है। Thank you. अभी तक तुम सबके लिए काम करती थी, अब अपने लिए कर रही हो। Thank you. हाँ। Thank you. Your blessing मेरी is मुबारकबाद, needed. मेरी मुबारकबाद, ऑलवेज मुबारकबाद। तो इतनी अच्छी शुरुआत हुई तो थोड़ा हो जाए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम नंदिनी की तरह से नचाते नहीं, क्या बात है? नंदिनी की तरह से नचाते नहीं। चार लगा दिया आपने। यही तो बात है। You're such a positive person कि मतलब पूरा रूम जो है एकदम डिवाइन हो गया आपके प्रेजेंस से। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना ये शो शुरू किया, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। मुझे रिया ने सब बताया इसके पहले क्या क्या हो रहा है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू, बहुत बड़ी बात है। ऑलवेज विद यू। तो आज जो इंटरव्यू है ये कुछ अलग होने वाला है। लाइक मेरे शो पे जितने भी लोग आते हैं मैं उनसे उनका ओपिनियन जानती हूँ, व्यू पॉइंट जानती हूँ, जिनका जो भी होता है। एवरीबडी इज ओपिनियटेड एंड अपना ओपिनियन रखना कोई बुरी बात नहीं है। एंड आप इतने सीनियर हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं और आपकी बात हम सब सुनते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं। तो आज कुछ ऐसे सवाल होंगे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही जुड़े होंगे। और शुरू करें? पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आप कैसे हैं आजकल, वो क्या रहा है लाइफ में? कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं बताऊँ, ये जब से लॉकडाउन खुला तब से इतना ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स की भीड़ शुरू हुई है। और दूसरा, ये जब से राम मंदिर का मामला शुरू हुआ तब से भजन के प्रोग्राम बहुत होने लगे। आप तो गए थे वहाँ पे, शरीफ हुए? उसके बाद तो कई बार हुआ है। अच्छा। उसके बाद तो कई बार मैंने वहाँ पर जब मोदी जी को देखा ना प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, तो उसके बाद मेरे मन में 4 पंक्तियाँ उभरी। सुनाओ। बिल्कुल। काशी बदली, अयोध्या बदली। सही है ना? काशी एकदम अद्भुत हो गई है, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई है। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। यस। अब सबसे पहला ये सवाल है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने तकरीबन 40 साल 45 years 40 से 45 साल आपने गुजारा है, इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है आपने। और अब चूंकि आपके पास 45 सालों का एक एक्सपीरियंस रहा है, एक तजुर्बा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कितना म्यूज़िक इंडस्ट्री इवॉल्व हो गया है? आपकी आंखों के सामने क्या क्या चीज़ें बदल गई, क्या अच्छी चीज़ें आई और क्या बुरी चीज़ें जो आपको अभी भी खटकता है कि उसको बदल दिया जाए इस इंडस्ट्री से? म्यूजिक में एक ही बुरी चीज़ आई है, वो ये आई है कि अब लिरिक्स में गालियाँ भी लोग गाने लगे।
ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पिस्तौल की बातें होती है, गन्स की, बम्स की, ये गंदा है, ये सब नहीं होना चाहिए। जो कविता है उसी से तो गाना याद किया जाता है। अब बहारों भूल फरजाओ मेरे महबूब आया है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हर एक के मन में ये लाइन गूंजती है। हुँ? और उसमें अगर ये सब आ जाए जी कि उसमें गालियों की बात हो रही है, तेरी माँ की है और तेरी बहन की, ये सब थोड़ी होना चाहिए। हमारा तो संगीत इतना रिच है, हमारे देश का संगीत तो बहुत ही स्पिरिचुअल है। इसमें इतनी खूबसूरत गालिब की गज़लें हैं, मीर की गज़लें हैं, तो उसमें अगर आप गलत चीज़ें गाएंगे तो नहीं अच्छा लगता है। फिर वो गाने चल क्यों जाते हैं? थोड़े टाइम चलते हैं, थोड़े टाइम, लेकिन गायब हो जाते हैं। ऐसी लागी लगन तो 45 साल से चल रहा वो तो एवरग्रीन गाना है है। ना। अल्लाह तेरो नाम 50 साल से हो गया। तो जो गाना सच्चा होता है, शुद्ध होता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ना उसके सिंगर ख़त्म होते हैं। अब ये इस तरह के गाने गाने वाले अब 1-2 साल चलते हैं, फिर आप ढूंढते हैं वो कहाँ रहते हैं, कहीं ये बात दिखाई तो नहीं सही पड़ते। कहा आपने। तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का? ऐसा काम करो जो ज़िंदगी भर साथ निभाए। जैसे इंसान जब अपनी शादी करता है तो ऐसे से करता है जो उसका ज़िंदगी भर साथ निभाए। तो ऐसे संगीत से शादी करो ना, ऐसी पोइट्री से शादी करो जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर साथ निभाए। सही कह रहे हैं आप। लेकिन समय इतना बदल गया है कि अब देखिए ना फिल्में भी कैसी बनती है अब, तो क्या कहेंगे? तो क्या वो फिल्में समय याद के रहती हैं? तो क्या वो फिल्में याद रहती हैं? मुग़ल आज़म याद रहते हैं ना, शोले याद है, साहिब बीबी और गुलाम, सीता और गीता, ये सब क्यों याद है? क्योंकि उसमें सही एंटरटेनमेंट है, अच्छे डायलॉग्स हैं, अच्छा म्यूज़िक है, आर्टिस्ट ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, तो वो आज तक याद है। आज भी फिल्म शोले लग जाती है तो मन होता है चलो चल के देखें, जाके देखते हैं। मुग़ल आज़म देखें। लेकिन अगर इस तरह की फिल्में लगेगी जला के राख कर दूंगा, आप दोबारा जाएंगे देखने? इन दिनों आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी जो आपको अच्छी लगी अभी के ज़माने की फिल्म? इन दिनों हाँ। मैं सच बताऊं, इन दिनों मैंने फिल्में नहीं देखी। बाहुबली देखी थी अच्छा, और मुझे बहुत अच्छी पुरानी है। लगी। हाँ, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हाँ। उसमें सब कुछ बहुत रिच था, एक एक चीज़ जो है वो पूरी कला को ध्यान में रखते हुए किया गया। यहाँ तक कि वो स्पिरिचुअल भी थी फिल्म, हाँ, ठीक है। इसीलिए लोगों के मन को भाती है, लोग उसको बार बार देखना चाहते हैं। तो ऐसी तरह अगर फिल्में बनेंगी तो सच में चलेंगी, बहुत चलेंगी। अनूप जी, आपको लगता है कि हमारे बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सिंगर्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है? अगर वो गाना हिट भी हो जाए तो कहते हैं कि ये शाहरुख का गाना है। अभी मैंने अभिजीत भट्टाचार्य जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने तकरीबन दर्जनों गाने गाए हैं शाहरुख के लिए, सारे हिट गाने गाए हैं, लेकिन आज भी कहते हैं अरे जो भी चाहूं वो गाना शाहरुख का गाना है। इस तरह से वो कह रहे थे, नाराजगी थी उनकी। नहीं, ऐसा तो होगा ही ना, अगर आप किसी हीरो के लिए गाएंगे। अब ऐसी लागी लगन को कौन कहता है, किसका गाना है? आपका ही है। फिर तो फिर हाँ। मैया मोरी मैनी माखन का है, किसका है? जग में सुंदर है तो नाम किसका है? तो इस तरह के गाने गा लो जो आपके चेहरे के साथ मशहूर हो जाए। अगर गाना गाया जाएगा किसी हीरो हीरोइन के साथ तो यही कहा जाएगा कि भाई ये गाना जो है वो सलमान खान का है, लेकिन एक्चुअली सिंगर तो कोई और है। हमारे यहाँ प्लेबैक सिंगिंग एक सिस्टम है, हॉलीवुड में नहीं है। वहाँ तो हीरो ही गाता है, जो प्राइवेट सिंगर्स हैं उनके प्राइवेट एल्बम्स होते हैं। तो हमारे यहाँ ये कमी हमेशा रहेगी कि या तो फिर लता मंगेशकर जी जैसा नाम हो जाए कि लोग सुनते ही कहे वाह क्या लता जी ने गाया है। नहीं तो बाकी तो गानों को यही कहा जाएगा ये शाहरुख का है, ये सलमान का है, ये उदित का है, ऐसे ही होगा। अभी के जनरेशन में जो सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कौन बेहतरीन होंगे? अभी सुनिधि और श्रेया घोषाल, ये दोनों टेक्निकली बहुत अच्छा गाती हैं। इनके गाने को सुन के लगता है कि बिल्कुल सही गाना गाया जा रहा है, बहुत फीलिंग अच्छी है और आवाज़ भी बिल्कुल सही है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से गाना चाहिए। लता जी जो सिखा के गई है गाने की स्टाइल, वो इन दोनों ने उतारी है। और मेल सिंगर्स की बात करें, अभी के जो सिंगर्स? मेल में अरिजीत बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छा गाते हैं। एक हमारी उन्होंने गज़ल भी गाई, मैंने कंपोज की थी, बहुत अच्छी गज़ल गाई। सोनू निगम बहुत अच्छे हैं। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है उनमें अरिजीत मुझे बहुत पसंद है, उनका गाना बहुत पसंद सोनू निगम जी अभी भी गा रहे हैं, है। हाँ, तो अभी भी उनके गाने सभी गा आ रहे हैं, कुमार शानू भी गा रहे हैं, कुछ उदित कम गा नारायण रहे गा हैं। रहे हैं, कुमार शानू जी की ही इंटरव्यू देख रही लेकिन थी मैं। फिल्मों में सबका कम हो गया। सोनू निगम तो फिर भी गा रहे हैं फिल्मों में। फिर भी उनको मिल हाँ। रहा है, लेकिन आप देखो फिल्मों में तो उदित नारायण को भी कम मिलते हैं और कुमार शानू को भी कम मिलते हैं, जबकि उन दिनों रोज़ की 4-5 रिकॉर्डिंग ये लोग करते थे, हर फिल्म में होते थे। हाँ, उस वक्त तो अब उनका लोग ज़माना- नई आवाज़ें ढूंढ रहे हैं, हाँ। तलाश है उसकी। कुमार सानू एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जो एक्टर्स के हाथ में एक पावर दे दिया गया है, वो ही सेलेक्ट करते हैं कि कौन गाएगा उनके लिए फिल्मों में, ऐसा वो कह रहे थे मुझे ऐसा नहीं लगता। इंटरव्यू में कि शाहरुख अगर बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम्म। या अरिजीत गाएंगे तो अरिजीत ही गाएंगे, मतलब एक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन गाना गाएगा उनके डिसाइड लिए। नहीं करते, वो सजेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, power- डिसाइड तो डायरेक्टर ही करता है, हम्म, म्यूजिक डायरेक्टर ही करता है, हम्म, लेकिन सजेशन दिया जा सकता है। हीरो तो ये भी सजेस्ट करता है कि इसमें हीरोइन ये ले लो, हाँ, विलेन ये ले लो, तो सजेस्ट करते हैं, हाँ, लेकिन उनका सजेशन कितना माना जाता है उस पर डिपेंड करता है। हाँ। उनका ये कहना था कि उनकी दखल अंदाजी बहुत ज्यादा होने लग गई है अब, पहले ऐसा नहीं था। भाई उनके देखिए, ज़माने अब में। अगर हीरो के नाम से फिल्म चल रही है तो उनकी सुननी भी पड़ेगी। पड़ेगी। अगर लगता है कि ये शाहरुख की फिल्म है या सलमान की फिल्म है, तो उनके जो सजेशन है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना तो पड़ेगा। आप यही कह रहे हैं ना कि जिसके पास जो चला हुआ सिक्का होता है, जो चल रहा होता है, उसको मतलब उगती सूरज को हर कोई सलाम करता है और करना सलाम। ही पड़ता है। सलाम तो करता ही है, साथ साथ उसकी बात भी सुननी पड़ती है अगर वो कुछ कहते हैं, सजेशन देते हैं। लेकिन अब कुछ फिल्में ऐसी चली हैं जो ना हीरो के कारण चली हैं ना हीरोइन के कारण चली हैं, वो चली हैं अपने कंटेंट के कारण, अपनी स्टोरी के कारण। जैसे कश्मीर फाइल, बेहतरीन फिल्म। वो इसीलिए चली है कि उसमें दम था, अपना दम था। तो उसमें जो कुछ भी चली वो बात डायरेक्टर की ही चली कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो करना पड़ा। तो दोनों बातें हैं, अगर आप शाहरुख जैसा हीरो लोगे तो उसकी सुननी पड़ेगी, और अगर आप कहानी बहुत खूबसूरत ले लोगे तो डायरेक्टर की सुननी पड़ेगी। क्या बात है, इस पे एक कुछ हो जाए, हाँ थोड़ा सुनिए, लाइट करते हैं मूड को। लाइट सुनिए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। खोए खोए भंवर भी है बाग में, आपको कहीं बना न ले सनम। महकी महकी खुशबू है मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। लौट ही आए लौट ना, तो आप आए आ गए ना 2 लौट। साल के बाद। वैसे पिछला भी बहुत अच्छा हुआ था ना। हाँ, अच्छा हुआ था। बहुत ये अच्छा। थोड़ा मैं स्पाइसी करना चाह रही हूँ इस इंटरव्यू को। अच्छा, तो डब्बू मलिक जी का भी इंटरव्यू किया था मैंने रिसेंटली, तो उनके भी दिल में थोड़ी शिकायत थी इस इंडस्ट्री से। अच्छी बातें भी कही, बट कुछ शिकायत थी। उनकी बेटी अरमान मलिक हैं, काफ़ी अच्छी सिंगर हैं वो। उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था कि गाना तो गवा लेते हैं लेकिन फीस टाइम पे नहीं देते हैं, या फीस नहीं भी देते हैं। कई बार वो ये कहते हैं गाना हिट हो गया तो वैसे भी उसको शोज मिलेगा, लाइव शोज करेगा, वो कमा लेगा। देखिए, किसी भी सिंगर को फिल्म में गाकर अच्छी फीस नहीं मिलती है, कोई भी। अब जैसे कितने ही सिंगर्स हैं जो अपनी फीस कॉन्सर्ट की लेते हैं 50 लाख, हाँ, कुछ लोग करोड़ में भी लेते हैं बिल्कुल। एक कॉन्सर्ट की। लेकिन रिकॉर्डिंग में 2-3 लाख मिल गए तो बहुत है। अभी भी ये हाल है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। 2-3 लाख रुपए मिल गए तो समझिए अच्छे मिल गए। पहले तो 20,000 मिलते थे, 10,000 मिलते थे। उस जमाने में अरे सोनू निगम ने खुद बताया था कि मेरा ये सुपर हिट गाना और इसमें मुझे 20,000 रुपये मिले थे। अच्छा, हाँ?
हमको भी 10,000 20,000 ऐसे मिलते थे। उस जमाने में 20,000? नहीं नहीं, अभी भी है, अभी भी है। अभी भी हम कोई अगर भजन की या गज़ल की रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो 50,000 60,000, बहुत हो गया तो 1 लाख। क्या बात है, हाँ, मान ही नहीं सकती। मैं बता रहा हूँ, बहुत हो गया तो 1 लाख। ये आपके साथ हो रहा है? अरे सबके साथ होता है, किसी को वो 10 लाख थोड़ी मिलते हैं गाना गाने के। वो शोज, लाइव शोज से करते शोज में तो आप 1 करोड़ ले लो, जिसकी मार्केट बनी हुई हो 1 करोड़ ले लो, लेकिन नहीं। पर ऐसा क्यों है? आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप जैसे और भी हैं सिंगर्स जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसा क्यों है? ये पे पैरिटी डिस्पैरिटी क्यों है? मुझे लगता है इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट को उसके बाद रॉयल्टी अच्छी मिलती है। अच्छा। रॉयल्टी भी मिलती है, शोज मिलते हैं, वो सब उस गाने की वजह से ही तो मिलते हैं। अब जैसे मैंने ऐसी लागी लगन आज से 40-45 साल पहले रिकॉर्ड किया था, तो हमने वो पूरी रॉयल्टी जो है वो हरे कृष्णा मंदिर को दान कर दी थी। अच्छा। तो वो सब पैसा उनको ही जाता था, लेकिन उसके कारण हमने कितने शोज़ किए सारी दुनिया में, उस एल्बम की वजह से जो हमने उनको चैरिटी में दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग में कम मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्सर्ट्स बहुत हो जाते हैं। लेकिन गाना हिट भी तो होना चाहिए ना फिर। गाना हिट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। गाना अगर हिट भी ना हो, पैसे भी ना मिले रिकॉर्डिंग में, नहीं नहीं नहीं, गाना हिट होना चाहिए, है ना? ये एक जुए की तरह है। हाँ, जुआ है। ओह गॉड। अब म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने सुना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बहुत ज़्यादा सुनने को मिला। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी रेशियो कितना अच्छा। है। So nearly 70% Indian women musicians had Me Too stories. A survey has been conducted on the Indian music industry shows that 69.52% women from India's music scene indicated that they have faced some form of sexual harassment from singers, songwriters, lyricists, musicians. कुछ लोगों ने तो किया भी था, केस भी किया था ना। जी बिल्कुल किया था। लेकिन वो केस से सिंगर्स को या म्यूजिक डायरेक्टर को नुकसान भी हुआ। हाँ, उनमें नाम था ना, अनु मलिक का नाम था, हाँ, जिन पे नुकसान सोना हुआ। मोहपात्रे, अलीशा चिनॉय, नेहा भसीन, श्वेता पंडित, इन लोगों ने उन पे हैरेसमेंट का केस नुकसान हुआ, था। लेकिन वो उसके बाद बरी हो गए। ये वो भी तो हुआ। अब मतलब हुआ ऐसा, मैंने भी जो सुना ना, मैं बता रहा हूँ कैसा हुआ, और उससे अनु मलिक को नुकसान भी हुआ। कई ऐसे शोज थे जिसमें उसके बाद वो काफ़ी समय तक नहीं आए। ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, नथिंग रॉन्ग। फाइनेंशियल लॉसेस उनको हुआ था इससे। बिल्कुल हुआ था कि कई शोज ऐसे थे जिसमें उनको डिसकंटिन्यू किया गया था। अच्छा। हाँ, हाँ, वो किसी शो को भी होस्ट कर रहे थे बतौर जज। किसी को कर रहे थे, उसमें डिसकंटिन्यू किया गया था, और उसके बाद जब वो इससे बरी हुए, जो केस वेस हुआ, तो फिर उनको वापस ले लिया गया। ये बात। सिंगर कैलाश खेर, उनके ऊपर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हाँ, डाला था। वो भी मैंने सुना था। एक जर्नलिस्ट ने अभी भी वो चल रहा है कि खत्म हो गया केस? तो खत्म हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स इट टार्निशेस योर इमेज, राइट? इमेज तो खराब एक बार हो ही जाती है, जैसा कि आपने बोला कि affect बिल्कुल फर्क पड़ा, बिल्कुल फर्क पड़ता है, उससे ज़रूर कुछ नुकसान हुआ ही होगा। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ आपको देखिए अनूप जी कि आप जो है मतलब कनिका कपूर, जिनके गाने हम बेबी डॉल में सोने दी सुनते हैं, वो आपकी ही मेरी स्टूडेंट, मैंने उसको सिखाया है, और मेरे साथ बहुत उसने प्रोग्राम भी किया, नॉट ओनली इन इंडिया, इंग्लैंड में जहाँ पर उसकी उन दोनों शादी हुई थी। तो वहाँ भी मेरे बहुत से कॉन्सर्ट्स में उसने आके गाया। मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ जो सीखते हैं, उन सबको मैं थोड़ा ट्रेन करके अपने साथ गवाता हूँ। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो फिजी आइलैंड से है, उसका नाम है सुमी टप्पू, तो उसको मैंने अपने साथ गवाया, एल्बम भी बनाए। एक एल्बम में मैं, तलत अजीज़, पंकज उदास और सुमी टप्पू, उसको अमिताभ बच्चन जी ने रिलीज़ किया। अच्छा। तो इस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ कि अच्छी जगह प्रेजेंट करके उनको इस्टेब्लिश करूँ। वो है, और भी कई हैं। रिचा मेरी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उसको गाइड करता हूँ समय समय पर। ऐसे ही जसविंदर नरूला भी मेरी स्टूडेंट नहीं है, मैं उनको गाइड करता हूँ। तो वो दोनों तो मुझसे अच्छा गाते हैं, मैं उनको क्या सिखाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं उनको गाइड ज़रूर करता हूँ कि मैं उनसे सीनियर हूँ। अनूप जी, आप बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हैं। यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल। मेरा जितना बार भी आपसे मिलना हुआ है, बहुत ही सुलझे हुए, इजी गोइंग, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरव्यू करना, मिलना, आपकी बातचीत।
बहुत अपनापन लगता है। देखिए इसका रीज़न है, मैं जिस तरह का म्यूज़िक गाता हूँ उसका कहीं ना कहीं 0.0001% तो असर होगा ना। मैं कबीर को गाता हूँ, मैं सूरदास को गाता हूँ, मीराबाई, तुलसीदास, गुरु नानक, तो इतने संतों को जब उनकी रचनाओं को मैं गाता हूँ तो थोड़ा तो आएगा ना। वो थोड़ा भी बहुत है, बिल्कुल। वो थोड़ा भी मुझको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना देगा। तो ये असर मेरा मेरे संगीत के कारण है और मेरे पिताजी के कारण है। मेरे पिताजी बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी थे, उन्होंने शास्त्रीय संगीत को और भजन को बहुत पॉपुलर किया, तो उनका भी असर है, उनका आशीर्वाद है, तो वो सब मिला के मैं बनाऊँ। क्या बात है। अच्छा अनूप जी, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले तो क्लासिकल सिंगिंग लोग रियाज करते थे, संगीत की तालीम लेते थे, लेकिन अब तो कोई भी अपना सोशल मीडिया खोलकर, यूट्यूब चैनल खोलकर कवर पेज बनाते हैं, दूसरे सिंगर्स के गाने गाते हैं। मतलब हर कोई गाना गा रहा है, हर कोई हिट हो रहा है, हर कोई मिलियंस में व्यूज आ रहा है और सब स्टार बन रहे हैं। उस पर आपकी क्या मतलब राय है? और कोई कुछ भी गा रहा है और चल जा रहा है। पॉपुलर होना और रिस्पेक्ट कमाना, इसमें तो फर्क है। अगर हम रियाज करके आए हैं, हमारे गाने में कोई विशेषता है, हमारा गाना सुन के लोग ये कहें भाई ऐसा तो हम नहीं गा पाएंगे, वो तो रिस्पेक्ट तो उसको नहीं मिलेगी ना। जो एक पॉप सॉन्ग गा के, पंजाबी पॉप गा के नाम कर ले, ठीक है, वो करोड़ों रुपए कमा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या उतनी इज्जत मिल पाएगी जो पंडित जसराज जी को मिली या पंडित भीमसेन जोशी जी को मिली? इनको भारत रत्न मिला है। पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न है, बिस्मिल्लाह खान साहब भारत रत्न है, पंडित रविशंकर जी, लता जी, ये लोग भारत रत्न है, जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। क्या वो मिल जाएगा एक रैप गाने से या पॉप गाना गाने से? तो इज्जत ज़्यादा बड़ी चीज़ है या पैसा ज़्यादा चीज़ है? हम ये समझते हैं कि एक पैसा भी नॉर्मल, एक एवरेज होना चाहिए इंसान को, लेकिन इज्जत उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम उसी तरह अपना काम करते हैं कि हमको इज्जत के साथ साथ पैसा मिले। क्या बात है। जैसे मुझे याद है एक लड़की थी पूजा, टीम कैन यू हेल्प मी दैट गर्ल, पूजा, जिनका एक यूट्यूब पे गाना आया था और वो बिग बॉस तक चली। धिनचक पूजा। हाँ, उन्होंने बहुत ही लेम, उनका एक अलग स्टाइल था। अभी आपने कहा कि आई थी, ये थी क्यों हो जाता है? हाँ, सही पकड़ा आपने। थी नहीं होना चाहिए। एक्सपायरी डेट है। क्या कोई कहेगा कि लता मंगेशकर थी? नहीं। जगजीत सिंह थे, कोई कहेगा? वो हैं। तो अगर हैं वाला मामला चलाना है तो ये ढमचिक नहीं चलेगा। अच्छा, आज जो है सिंगर्स, कंटेम्परेरी सिंगर्स होते हैं, देखिए ज़रूर दिखाते हैं कि दोस्त हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जेलसी क्या आपको लगता है होता है? एक्टर्स के बीच में तो मैंने देखा है, सुना भी है कि होता है, एक्ट्रेसेस के बीच में भी होता है, कैट फाइट होता है, लेकिन क्या सिंगर्स के बीच में? देखिए, जेलसी होना और कंपटीशन होना दो अलग बातें हैं। जेलसी का मतलब है कि इंसान ये सोचता है कि उसने ये क्यों अचीव कर लिया, वो इस लायक नहीं है। ये हो गई जेलसी। कंपटीशन ये है कि उसने ये जगह अचीव करी है, मुझे भी करनी है, मैं मेहनत करके वहाँ तक पहुँचूंगा, मैं अपनी क्वालिटीज़ को इतना पॉलिश करूँगा कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ। ये कंपटीशन है। हमारे म्यूजिशियंस में कंपटीशन है, जेलसी नहीं है। हमारी फील्ड के लोग, मैं, जगजीत सिंह साहब, पंकज उदास, तलत अजीज़, चंदन दास, हरिहरन जी, हम लोग सब एक दूसरे के दोस्त। हम अक्सर महफिलें करते हैं, हमारे घर में खूब महफिलें होती हैं, सब आते हैं, सब बैठते हैं, सब गाते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं, देखो यार मैंने ये गाना बनाया है। अच्छा, अभी भी? हाँ, तो हम कहते हैं कि अभी कल रात को ही तलत अजीज़ आए थे हमारे घर। अच्छा। उन्होंने कुछ चीज़ें सुनाई थी कि अनूप देखो मैंने ये चीज़ सुनाई, कैसी लगी? मैंने कहा यार कमाल है, क्या गज़ल बनाई है तुमने, गज़ल कर दिया। तो इस तरह से हम लोग मिलते हैं। इसमें कंपटीशन है, इसमें जेलसी नहीं है, क्योंकि वो सुन के मुझे लगा यार मैं भी ऐसी कोई गज़ल बनाऊंगा, तो मैं सुबह से वैसी गज़ल बनाने के चक्कर में घूम रहा हूँ। और अब तुम मिल गए, अब तो बनी जाएगी, है ना? मुझे लगता है अब साथ में कुछ अब बन जाएगी।
हाँ। आपके हिसाब से सबसे अंडररेटेड सिंगर कौन है और सबसे ज्यादा ओवररेटेड सिंगर भी कौन है? अंडररेटेड सिंगर आजकल या आजकल भी और उस जमाने के भी। अब मैं तो आजकल के ही जानना चाहूंगी, उस जमाने तो बीत गए, समय देखिए, बीत हम गया। हमारे यहाँ जो सिंगर अच्छे अच्छे हुए हैं उनकी अपनी आवाज़ के कारण उनको अलग अलग जॉनर में काम मिला। हम्म, जैसे मन्ना डे साहब, हम्म, मन्ना डे साहब को हम अंडररेटेड कह सकते हैं क्योंकि उनको उतने गाने नहीं मिलते थे जितने रफ़ी साहब को मिलते थे या मुकेश जी को मिलते थे। मुकेश जी, उनकी आवाज़ राज कपूर साहब से इतनी मिलती जुलती थी, इतना सेट बैठ गई थी कि लोग कहते थे कि अगर राज कपूर जी आ करेंगे तो लगेगा मुकेश जी आ कर रहे हैं। और जब मुकेश जी चले गए तो राज कपूर साहब ने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई वॉइस, आई हैव लॉस्ट माई वॉइस। तो उन दिनों सबको अपने हिसाब से काम मिलता था, लेकिन मैं समझता हूँ मन्ना डे साहब को और मिलना चाहिए था। वो सच में अंडररेटेड थे। उनको लोग यही कहते थे कि बस ये तो क्लासिकल गाते हैं या कभी कभी थोड़ा कॉमेडी का गाते हैं, लेकिन उनको काम और मिलना चाहिए था। और फीमेल सिंगर में? फीमेल सिंगर में सुमन कल्याणपुर, वो बहुत अच्छी गायिका थी। उनमें एक ही कमी थी कि वो लता मंगेशकर जी की आवाज़ के बहुत नज़दीक थी। अच्छा। वेरी क्लोज टू हर वॉइस। तो ये उनकी एक कमी बन गई। लोगों ने कहा जब लता जी हैं तो हम सुमन जी को क्यों लें। बिल्कुल। ये एक उनकी जो खूबी थी वो उनकी कमी बन गई और लोगों ने लता जी को ही ज़्यादा गवाया, उनको बहुत कम गाने गवाए। जैसे होता है ना फिल्मों में भी कि अरे ये तो ऐश्वर्या की जैसे दिखती है। करेक्ट। किसी का कोई डोपलगैंगर इतना चल नहीं पाता। हाँ, तो अगर ऐश्वर्या जी हैं तो फिर उर्लिकोट को क्यों लेंगे? हाँ, ऐश्वर्या जी को लेंगे। एक कुछ गजल एक शुरुआत करें? जरूर जरूर सुनिए। देखिए, अभी हम लोग तलत अजीज की बात कर रहे थे, मैं उनकी एक गजल सुनाता हूँ। ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे उनके बारे में, है ना? नहीं, उनकी बातें तो ऑन कैमरा भी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे इंसान है। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। बहुत खूब, तालियां हो जाए टीम। आप तो खुद से ही बहुत इम्प्रेस्ड होंगे ना, मतलब खुद में ही आप सेल्फ लव में डूबे रहते मैं होंगे। खुद मतलब इतनी खुद अच्छी से बहुत आवाज। खुश हूँ, मैं खुद से बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कोई गलत काम ही नहीं करता। आपके हिसाब से गलत काम होता क्या है? और अनूप जी गलत काम कर क्या लेंगे? मैं खुद सोचता हूँ कि यार मुझसे क्यों नहीं होता गलत। वो इसलिए कि मुझ पर कुछ ईश्वर की इतनी कृपा है कि वो मुझसे अच्छे काम करवाता है। आपको कभी ईश्वर का आभास हुआ है, एक्सपीरियंस किया है उनका अक्सर प्रेजेंस? होता है, अक्सर होता है। हाँ, कौन से भगवान? भाई भगवान के सामने, कृष्ण भगवान के सामने बैठे हैं, उनकी मूर्ति के सामने गा रहे हैं, गाते गाते हमारी आंख बंद हो जाती है, हम रोने लगते हैं। तो ये आभासी है ना, और क्या है।
अभी कोई वो थोड़ी होगा कि कृष्ण भगवान आएंगे कहेंगे हेलो हाउ आर यू, ये थोड़ी होने वाला है। वो इस तरह से आएंगे, ये शरीर में रोमांच हो गया, पैरों में खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए, यही तो दर्शन है। अब अनूप जी, आपको अकेलापन नहीं खाता? अकेला मैं होता ही नहीं, अभी मेधा आप जी- मेरे साथ बैठी हैं। हाँ, लेकिन जिंदगी में मेधा जी बहुत जल्दी चली गई आपके जीवन से, और लेकिन आपकी जो एक लव स्टोरी थी वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। थोड़े शब्दों में आप बताना चाहेंगे कि किस तरह लेकिन से? उसने मुझे बहुत प्यारा समय दिया, उसने मुझे 21 साल दिए, खूबसूरत 21 साल। ठीक है, उसमें उसकी सेहत ख़राब थी, हम उसके ट्रीटमेंट में लगे हुए थे, लेकिन वो 21 साल इतने खूबसूरत थे। खूबसूरत साल गुजरे तो अच्छा है ना, कोई 50 साल रहे और लड़ाई झगड़ा करे तो क्या फ़ायदा। हमारी उससे कभी लड़ाई नहीं हुई। क्या बात हाँ, है। कभी नहीं हुई लड़ाई। हम उससे हमेशा ये डिस्कस करते थे कि देखो, अगर हमारा कोई ओपिनियन ऐसा है कि एक दूसरे से मिल नहीं रहा, तो वो सॉल्व करके ही हम सोएंगे। वाह। हम कभी सोए नहीं झगड़ा साथ लेके, उसको सॉल्व करके कि ठीक है तुमने ये कहा था मैंने ये कहा था। वो एक्चुअली हो जाता है कुछ, कभी कभी कोई आदमी अलग मूड में होता है तो कह देता है, ये सब करके सॉल्व करके फिर सोते थे, ये हमारा नियम था। तो हमारा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। वो हमसे नाराज़ एक ही बात पे रहती थी कि आपको कभी गुस्सा क्यों नहीं आता। गुस्सा ही नहीं आता मुझे। आपको गुस्सा कैसे नहीं आता? मैं 13-14 साल का था, तो मैंने कुछ लोगों को बहुत लड़ाई करते हुए देखा, तो मुझे लगा ये लड़ाई होती क्यों है, हम लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं। हम लोग हमेशा गुस्सा दूसरे की गलती पे होते हैं। सही जैसे है। अभी मैं कहूँ कि भाई एक कप चाय लेके आओ, और वो चाय लाए और उसके हाथ से कप गिर जाए, टूट जाए, तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। गलती तो उसकी, उसके हाथ से गिरी चाय, गुस्सा उसको होना चाहिए अपने ऊपर कि मैंने क्या कर दिया। हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हम अपना ब्लड प्रेशर बिगाड़ लेते हैं, गुस्सा रहते हैं, उसको डांटते हैं। अपनी गलती पे तो हम लोग नहीं डांटते अपने को, बहुत डीप बात कही है ना? आपने। तो हमेशा गुस्सा करने से पहले सोच लो कि इसमें क्या हमारी गलती है, तो हम गुस्सा हो रहे हैं अपने ऊपर। गलती तो उसकी है, तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है, अपनी तबीयत क्यों खराब करनी। तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं। आखिरी बार तेज गुस्सा कभी जीवन में आया था? नहीं, सच में कभी नहीं आया क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा, तो मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है शुरुआती दौर में जब आप थोड़े यंग रहे होंगे तब तो बट गुस्सा स्कूल आया डेज में होगा, पर आता था धीरे कि धीरे टीचर ने पढ़ाया और फिर डांट दिया तो गुस्सा आता था। लेकिन वो डेज तो बहुत यंग मेच्योर्ड थे, उसमें मेच्योरिटी नहीं आई थी। जैसे जैसे 13-14 साल 15 साल में मेच्योरिटी आना शुरू हुई, तो मैंने कहा लगा कि ये गुस्सा क्यों, ये तो अपनी तबीयत खराब करने के लिए गुस्सा। तो गुस्सा आना बंद हो गया, इस पे मैंने विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पे। क्या बात है। और आजकल पूरी दुनिया जो है मेडिटेशन में लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, गुस्से हम भी को करते काबू हैं। कर सके। आज सुबह ही हम पहले योगा किए। देखा मैंने, और बहुत अच्छा जल्दी- बैकग्राउंड सॉन्ग हाँ। आपका बहुत कमाल का तो होता ये है। हम सुबह करते हैं, सुबह योगा करते हैं, जल नीति करते हैं, वो हमारे गाने के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ, वो जो नोज हाँ, वो हम करते हैं रोज। ट्रैवल में भी ले जाते हैं, वो पॉट हमारे साथ ही होता है। हाँ। होटल में जाते हैं, वहाँ भी करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कहते हैं कि हमें एकाग्रता सिखाती है। अगर आप योगा करने बैठे और कोई चीज़ दिमाग में नहीं आएगी, कंसंट्रेशन होता है। हम मेडिटेशन करने बैठिए तो सब भूल जाते हैं। तो हम हमेशा वो रेगुलर करते हैं, मतलब इस चीज़ से दूर नहीं रहते। तो आपकी इतनी खूबसूरत जिंदगी रही है, आपको कमाल की वाइफ मिली, बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी। जिनके साथ बेटा बहुत अच्छा उसने मुझे दिया, आर्यमन। आर्यमन बहुत ही अच्छा लड़का है, न्यूयॉर्क में है, और बहुत समझदार है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहा है। ही वॉज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, थ्रू आउट टॉप करता था अपने स्कूल में। हाँ। तो आज भी जो उसकी पोजीशन है न्यूयॉर्क में जहाँ काम कर रहा है, बहुत अच्छी। सिंगिंग से उनका कोई इतना नहीं, खासा शौक है सिंगिंग। हाँ। सिंगिंग का शौक और सिंगिंग प्रोफेशन अलग अलग चीज़ है। जैसे हम 5 भाई बहन हैं। हाँ। मेरे बड़े भाई अनिल, फिर 2 बहनें अनीता, अंजू, फिर अजय। सबको म्यूज़िक का बेहद शौक है, लेकिन और किसी का प्रोफेशन नहीं, मेरा प्रोफेशन है। जब हम पांचों मिलते हैं ना तो गाने बैठते हैं तो सब गाते हैं। अभी परसों
22 तारीख को हम लोगों ने प्लान किया, सब लोग रात को बॉम्बे में मेरे नए फ्लैट में मिलेंगे, वाह। सब खूब गाएंगे, सारी रात गाएंगे और खूब मज़ा करेंगे। तो सब गाते हैं, लेकिन हम मुझको और कुछ नहीं आता था तो मैं गाने लग गया, प्रोफेशन बना लिया। लेकिन फिर भी चलिए ये तो चीज़ें आप करते ही हैं अपने लिए, लेकिन कभी तो आपको लगता होगा कि कंपेनियनशिप होना चाहिए, काश कोई होती। मुझे लगता है कि जो इश्क है, जो मोहब्बत है, वो संगीत से बहुत गहरी हो गई, बहुत गहरी हो गई कि मैं जब गाने बैठता हूँ तो मुझे शायद खाने और पीने की भी ज़रूरत नहीं रहती, मैं इतना ज़्यादा उसमें मसरूफ़ हो जाता हूँ। गाने में हुआ, शुरू किया तो फिर मुझे मेरे जो घर के डोमेस्टिक सर्वेंट्स से वो आके कहते हैं, सर अब खाना खा ही लीजिए, अब एक चाय पी लीजिए, लेकिन मैं उसमें इतना नशे में होता हूँ कि सच में और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। एंड आई एम स्टिल इन लव विद माई वाइफ। वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। मेरे घर में अभी भी उसकी सब चीज़ें रखी हैं, उसका मेकअप तक रखा हुआ है, हाँ? उसके कपड़े तक रखे हुए हैं। तो मैं आई एम शी स्लीप्स विद मी एवरी नाइट। वाह, आज के ज़माने में ऐसा प्यार नहीं है अनूप जी, जिस तरह का प्यार शायद ना होगा, लेकिन होना चाहिए, मैं समझता हूँ होना चाहिए। होना चाहिए ना उसने एटलीस्ट। बहुत खूबसूरत समय मुझे दिया, हाँ। तो मैंने भी दिया। आपको बहुत वक्त लगा होगा उनके इंतकाल के बाद। नहीं, आई वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे पता था कि वो ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ, उनको हार्ट इशू था ना। उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था जी। न्यू हार्ट। हाँ। अमेरिका में जाके सर्जरी कराई थी, नया हार्ट लगाया था। फिर वो हार्ट 13 साल चला, उसको 13 साल बोनस में मिले, लेकिन उस 13 साल बाद वो फिर ख़राब हो गया, उसके साथ किडनीज भी ख़राब हो गई। तो हमने ट्राई किया अमेरिका ले जाके किडनी और हार्ट फिर से लगाने का नया, लेकिन वो बॉडी वीक हो गई थी तो नहीं लग पाया। लेकिन हमने आखिरी दिन तक आनंद लिया, चाहे हॉस्पिटल में रहे, वहाँ भी मज़ा लेते थे। वहाँ मैं उसको पूछता था कौन सा खाना खाओगी, वो कहती थी आज अफ़गानी खाना खाऊंगी, तो मैं अफ़गानी फ्रेंड्स को फ़ोन करता था, खाना लेके आओ अफ़गानी। किसी दिन कहती थी आज जैपनीज़ खाना, तो जैपनीज़ खाना आता था। मतलब वी वर लिविंग लाइक द हॉलीडे इन हॉस्पिटल। ब्यूटीफुल टाइम आई हैड विद हर, नो कंप्लेंट्स एट ऑल, नो कंप्लेंट्स। एक जगह आपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं इतना ज़्यादा उस रूटीन में इनग्रॉस्ड हो गया था कि मैं अपना नाम ही भूल गया था। हाँ, हुआ हॉस्पिटल था, से घर आना। एक बार हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था, माउंट साइनाई हॉस्पिटल में। हाँ। कि उसको बहुत कुछ इन्फेक्शन कुछ हो गया था बड़ा, तो उससे उसको 3 महीना रहना पड़ा हॉस्पिटल में, एक ही रूम में। तो 3 महीने मैं भी वहाँ रहा, और सामने एक होटल ले लिया था। तो मैं रात को 9 बजे चला जाता था, हॉस्पिटल अलाउ नहीं करता था उसके बाद, सुबह 9 बजे अलाउ करते थे, रात को 9 बजे जाता था, होटल में रहता था, सुबह 9 बजे फिर आ जाता था, फिर रात को 9 बजे गया, फिर 3 महीना है ये मोनोटोनस ये लाइफ। तो कोई 2-2.5 महीने बाद डॉक्टर्स रूम में आए, उन्होंने मुझे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मुझे नाम अपना याद नहीं था। वो मुझे कुछ 10-12 मिनट लगे नाम याद करने में, मेरा नाम क्या है, क्योंकि वो सब कुछ याद नहीं था। यही याद था कि 9 बजे जाना है और सुबह 9 बजे आना है, इसके साथ बैठना है, इसको कंपनी देनी है। तो ऐसा भी मैंने, ये पता है किन लोगों के साथ होता है, ये जो उम्र कैदी होते हैं ना जेल में, उनके साथ भी होता है। क्योंकि उनको क्या है, वो हर सुबह उठे, खाना खाया, परेड में गए, काम किया, जो उनको काम दिया गया वो किया, रात को सो गए, सुबह फिर उठे। उनके साथ भी ये होता है, वो लोग भी भूल जाते हैं। तो ये माइंड है, माइंड। इस दौरान या उस वक्त जब उनका इलाज चल रहा था, जब आपको पता लगा कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाएंगी आपके साथ, तो कभी आपने एक पल के लिए भी डिप्रेस्ड फील किया कि मतलब नहीं, कभी मानसिक डिप्रेस फील नहीं तनाव? किया। वो इतने बड़े दिल की थी, वो जब देखती थी उसकी इतनी तबीयत ख़राब है, मैं उसकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, तो उसने एक बार मुझे कहा कि तुम कहीं अफेयर कर लो। सच्ची, उसने मुझे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम अकेले हो। तो मैं उसको कहती, क्या बात करती हो यार, हम लव विद यू, ऐसा। उनके याद में एक सुनहरा गाना उन्हीं का कोई फेवरेट हो जाए जो वो बहुत पसंद करती थी, वो सुनाता हूँ। जी।
14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल घिरे हुए, आंखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। वाह, तालियां। अनूप जी, आप ना एकदम छा जाते हैं, पूरे सबके दिल को कैद कर लेते हैं सब। दिल की बात तो दिल को लगेगी ना, ऊपर से बात नहीं हो रही, दिल से हो रही है, तो तुम्हारे भी दिल को लगेगी बिल्कुल। हर एक के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, वो जब सच्ची बात सुनता है तो बताता है ये सच्ची है। तो मैं आज बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। मैं सुबह जब उठता हूँ तो मेरे घर में ऑलरेडी 50 लोग बैठे होते हैं मुझसे संगीत सीखने, मुझसे मिलने। अभी भी क्लासेस देते हैं? हाँ, आज भी सुबह से भीड़ लगी थी। तो कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उनको मैंने कहा कल नहीं आना भाई, परसों आना। परसों फिर भीड़ लग जाएगी। सब बैठते हैं, सीखते हैं, गाते हैं मेरे साथ। कोई म्यूज़िक डायरेक्टर आता है, उसको अपना गाना गवाना है। कोई लिरिक राइटर आता है, उसको अपनी चीज़ देनी है कि ये से गाइए। कुछ बच्चे आते हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने आते हैं, उनको भी कहता आओ, सब आओ। आपके बेटे बॉम्बे शायद कम ही आते हैं ना? नहीं आते हैं, आते हैं। अब वो 3 दिन अप्रैल में आएगा। अच्छा, लाइमलाइट से लेकिन थोड़ा दूर ही रहते हैं। हाँ, वो क्योंकि वो म्यूज़िक में नहीं है। अगर वो म्यूजिशियन होता तो लाइमलाइट की उसको ज़रूरत होती। अभी जिस काम में है उसमें वो कंसंट्रेट कर। आपकी कैसी है उनके साथ बॉन्डिंग? बहुत अच्छी हाउ है। क्लोज आर यू? वी आर वेरी क्लोज एंड वी हैव वेरी मैच्योर्ड रिलेशनशिप। हाँ, वेरी मैच्योर्ड, मतलब जो बात करते हैं वो एज पार्टनर बात करते हैं कि क्यों भाई, ठीक चल रहा है ना, सब ठीक है, ओके चलो फिर बात करेंगे, बात ख़त्म। फिर 4-5 दिन बाद फिर फ़ोन आया, पापा बस मैं आज जा रहा था एक जापानीज़ डिनर के लिए, तो सोचा आपसे बात कर लूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मज़े कर, ये डिश ज़रूर खाना। सुशी। कोई ना कोई ऐसे बात। फिर वो जब यहाँ आता है तो पहले से फ़ोन पे हमारा फिक्स हो जाता है, उस दिन वहाँ डिनर पर जाएंगे, एक दिन यहाँ जाएंगे, एक दिन यहाँ जाएंगे, सब फिक्स हो जाता है। मतलब कुल मिला के अनूप जी आप अकेले नहीं हैं? नहीं हूँ, मैं सबको कहता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। आज भी कहाँ अकेला, आज तुम मेरे साथ। अभी तो फिर आप चले जाएंगे ना। लेकिन चलिए, बहुत सीरियस बात हो गई, प्यार की बात हो गई, म्यूजिक की बात हो गई। आप करते हैं आपके जो ये जो रंगीन मिजाज है ना आपका, जिसके बारे में इतनी चर्चा है, बिग बॉस जब से आप गए हैं तब से आप चर्चों में बने रहते हैं। आई नो ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है। पुरानी हो गई है, बस हाँ, दम रहा नहीं। दम बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन जब दम था तब मैंने इंटरव्यू किया तब था। वो कमाल का दम था। तब वो इंटरव्यू में भी दम था। लेकिन वो दम जो था ना, वो रूमर में था, हाँ, वो असलियत नहीं थी। वो बात मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आप पे। जी। बट बात यहाँ पे ये है कि बिग बॉस के बारे में मैं आपसे बात एक जानना चाहती हूँ कि आपने हर जगह बोला है, आपने आपकी अदालत में रजत शर्मा जी को भी ये कहा था कि मुझे स्क्रिप्ट दिया गया था कि तुमको ऐसे बिहेव करना है, प्रमोशन के लिए बिग बॉस ने आपको कहा था कि ऐसे दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिया था, बल्कि बिग बॉस के दरमियान भी वो जो एक रोमांटिक गाना था मैंने गाया था, उसको फूल दिया था। हाँ, ये मुझे कहा गया था कि क्योंकि उसके लिए तो उन्होंने स्पेशल सेट बनाया था। वो बिग बॉस के उस घर में कहाँ था? हाँ, डेट पे गए थे उसमें। हाँ, तो अलग सेट बना था, हारमोनियम मेरा आया था। रेड लाइट्स थे। नहीं तो हारमोनियम कहाँ से आ जाएगा? हाँ। ये तो प्लान था। तो आपको इरिटेशन नहीं होती थी कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या क्यों करा रहे हो ये सब? आप एंजॉय करते थे? मैंने कहा कर लो, बाहर आके बता दूंगा, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। बता भी दिया बाहर आके। आपने बोला बिग बॉस में जाकर आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत हुए थे। वो तो क्या किया, 1.5 महीना में वहाँ था, तो 1.5 महीने मैंने कॉन्सर्ट नहीं किए। हाँ। और वो इतना थोड़ी पैसे देते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वो एक पेड हॉलीडे था,
अगर मैं वो 1.5 महीना स्विट्ज़रलैंड जाता तो मेरे 8-10 लाख रुपए खर्च हो जाते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़े पैसे भी दिए और 1.5 महीना मुझे आराम करने दिया। मेरा वेट लॉस भी हुआ था। मैं जब आया हूँ तो हाँ। मेरे 4 किलो कम हुए थे, क्योंकि वहाँ खाने को ही नहीं देते ज़्यादा, सच में ऐसा है कि खाना न ड्रिंक्स देते। हाँ, भाई मुझे शौक है कि मैं रात को एक ड्रिंक रेड लेता वाइन तो पीते हैं आप। हूँ, या रेड वाइन या कोई अच्छी मॉल्ट उसकी लेता हूँ। वहाँ कुछ नहीं। कैसे निकाले आप? अच्छा, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेज नहीं? नॉन वेज नहीं आता। वो तो सलमान खान आता था फ्राइडे को एक दिन तो ले आता था, थोड़ा अपने घर से बनवा के, हाँ, वो भी ज्यादा। बट दैट इज नॉट इनफ। सबको 2-2 पीस मिलता होगा। तो वेट कम हो गया, तो वो तो अच्छी बात है ना, वेट कम हुआ, हाँ। फिर से भेज दो, हम कम हो जाओ। तो मतलब बिग बॉस जो है स्क्रिप्टेड है ना? स्क्रिप्टेड कहीं ना कहीं तो है ना, मेरे साथ तो हुआ, हाँ। मैं तो अपनी जानता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ये हम्म। बिग बॉस 17 खत्म हुआ है, मुनावर फारूकी उसमें विनर, ही वाज द विनर ऑफ दैट शो, एंड उसमें अंकिता लोखंडे थी जिन्होंने पवित्र रिश्ता किया है। नाम तो सुना ही होगा आपने। नाम सुना है, मैं उसको मिला भी हूँ। हाँ, अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विकी जैन वहाँ पे मौजूद थे, दोनों एज कपल हस्बैंड वाइफ पे गए थे। तो आपको क्या वहाँ घर में जाके उनकी लड़ाइयाँ बहुत होने लग गई थी, इतनी ज्यादा कि अंकिता ये भी कहती हुई नजर आई कि डिवोर्स कर लूंगी मैं। ओह अच्छा। ऐसे ही। अब लेकिन अभी सब ठीक है घर से बाहर आने के बाद। तो क्या लगता है कि लड़ाइयाँ भी, बिग बॉस ने क्या कहा था कि आपको थोड़ा ऐसे प्रोजेक्ट करना होगा, ऐसे दिखाना होगा कि आप दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है? क्या लगता है आपको? वहाँ पर इरिटेशन बढ़ जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊँ, आपको भी हो जाएगा अगर आप जाएं। जैसे आपका मन हुआ कि चलो अभी सुबह हुई है तो ट्रेडमिल करते हैं, हाँ। ट्रेडमिल पे खड़े हुए, उधर से उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। ऐसा क्यों? अब आप इरिटेट हो जाएंगे। हम पेन वैन के आए थे, शूज़ पहन के आए थे, जीन्स पहनी, शॉर्ट्स पहने या कुछ भी पहन के आए थे, टी शर्ट पहनी, ये करेंगे। उसके बाद आपने सोचा दोपहर में चलो आज कपड़े धोते हैं, तो वॉशिंग मशीन में आपने पाउडर डाला, कपड़े डाले, उधर से स्विच ऑफ कर दिया। ओह। इरिटेशन होगा ना। अब आपको कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी नहीं आ रही है, सिर्फ चाय आ रही है। आपका मन है कि आज कोई भिंडी खाए, भिंडी वहाँ है ही नहीं, लौकी आ रही है, तो इरिटेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। फिर भी आपने गुस्से पे काबू कर लिया मतलब। मैं तो, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, जो मिल जाए खा लेता हूँ। मुझे तो बल्कि वहाँ 5-6 दिन उन्होंने एक कमरे में भी बंद कर दिया अकेले। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो जो उनका एक रूम होता है, रूम होता है ना, तो 5 दिन में अकेले रहा मस्ती से, मुझे कोई फर्क नहीं पर पड़ा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि वो लोग क्या कर रहे हैं। देख पा रहे थे, हम मजे कर रहे थे, अपना रियाज कर रहे थे। हम तो रियाज करते हैं, योगा करते हैं, उसमें हमारा दिन निकल जाता है। तो क्योंकि मैं इरिटेट होता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे इरिटेशन हुआ ही नहीं। मैं तो बिग बॉस के बाहर भी आया, बाहर आके मैंने कह दिया, अभी आप लोगों को कैसा लगा? सब कहने लगे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हमने आज तक बिग बॉस देखा ही नहीं है। क्या बात कर ये रहे मैं हैं? सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आज तक बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, अपना भी नहीं देखा। आपने अपना नहीं देखा? नहीं देखा एक क्यों भी। नहीं देखा? क्यों देखे? अनुज जी, आप वाकई एक इंसान है क्या? मैं या हूँ आप इंसान, परमात्मा हैं? मुझे छू के देखो। तो इंसान नहीं कि आपकी नहीं देखा मैंने। बातें मतलब ऐसे लगता है खुद में ही विपासना भाई है। हम गए, खेल के आ गए, हाँ, बहुत मजे करके आ गए। हाँ। एक वो एक्सपीरियंस कराए जो 125 करोड़ लोगों में सिर्फ 16 लोगों को हर साल मिलता है। हाँ, यस। ये कितनी बड़ी बात है। 125 करोड़ लोगों में 16 लोगों को बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है। वो 16 ज़रूर स्पेशल होते होंगे। वो मुझे मौका मिला, मैंने उसको पूरी तरह रियलिश किया, उसका मज़ा लिया, खूब मज़े किए। जब मुझे वहाँ से निकाल दिएगा, मैं निकल गया, बाहर आ गया। मैं तो चाहता था 1 हफ्ते बाद ही निकाल दे। मैंने उनको कहा था, हाँ। यार मैंने देख लिया सब, मुझे निकाल दो ना, अब मुझे घर जाने दो। हो गया, मुझे जो एक्सपीरियंस करना था हो गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपके कारण तो चल रहा है। हाँ, उन्होंने पूरा निचोड़ा है ना? आपका, फिर 1.5 महीने बाद फुल टीआरपी लिया, मुझे छोड़ा, फिर आपको। और 1.5 महीने बाद आके मैंने घर आते ही मैं अपनी माँ को मिला। मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचा था, और हमको तो पता ही नहीं था ना कि बाहर क्या हंगामा चल रहा है, पता ही नहीं था, हम तो अंदर थे। तो मेरा एक दोस्त आया था लंदन से, वो मेरे घर में ठहरा हुआ था, मेरे कमरे में सो रहा था। उसका नाम है दिलीप मीरपुरी। तो मैं कमरे में गया तो वो उठ गया, अरे अनूप तुम आ गए यार, यहाँ तो तूफान मचा हुआ है, तुमको पता नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हो यहाँ तो तुम्हारे नाम के चर्चे हैं, डिबेट हो रही हैं टीवीज़ पे, ये हो रहा है वो हो रहा है।
4 आदमी मिलते हैं तो एक ही बात करते हैं कि देखो अनूप जलोटा को क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा इतना हो गया, हमको तो पता नहीं यार, हम तो अंदर थे। तो कहते हैं सो जाओ। मैंने कहा चलो 2 घंटा सो जाते। सोए। फिर मैं अपनी माँ को मिला 9 साढ़े 9 बजे। तो मेरी माँ कहती अरे आ गए तो वो भी परेशान थी। तो मुझे सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया कि ये जसलीन कौन है? कोई जानता ही नहीं था हमारे यहाँ, क्योंकि हम मिलते जुलते ही नहीं थे, तो कौन जानेगा। ना घर में आना जाना था, 1-2 बार गाना सीखने आई थी बस। तो किसको पड़ी कौन है जसलीन? अरे कौन है मुझे पूछते हैं। मैंने कहा कोई नहीं है, सब ठीक हो जाए। शाम को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने जसलीन के पापा को बुलाया, हम दोनों बैठे और मैंने मीडिया को ये बोला कि देखिए जी, जसलीन की जब शादी होगी तो हम दोनों कन्यादान करेंगे साथ में। अब कोई सवाल रह गया क्या? खत्म हो गया ना। अब कोई क्या पूछेगा? सारे मजे जो है आपने खराब कर दिए, खत्म बस कर दिए। एक स्टेटमेंट वो वही 1.5 महीने तक था, बस खत्म। लवली, बहुत मजेदार इंसान है, बहुत जिंदा दिली से आप जीते हैं। ऐसे ही रहना है हमेशा। और मैं बताऊं, अब मैं 70 का हूँ। हाँ? और अब मेरा एक स्लोगन है कि जो शेष है वो विशेष है। जो शेष है वो विशेष। अब जितना बाकी है समय वो बहुत स्पेशल है। इसको मुझे बहुत मज़े से स्पेशल तरीके से गुजारना है। जैसे मैं एक बहुत स्पेशल घर में शिफ्ट हुआ हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग नाउ, बेटर देन बिफोर। तो अब सब कुछ जो होगा लाइफ में वो बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि जो शेष है वो विशेष है। उसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना हो जाए। सुनिए। रफ्ता रफ्ता वो हमारी दिल के मेहमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारी दिल के मेहमा हो गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के अरमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे। रफ्ता रफ्ता हुस्न निखरा और निखरता ही गया, और निखरता ही गया। पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के मेहमा हो गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के अरमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे। बहुत खूब। इसी बात पे एक लास्ट सेगमेंट ले लिया जाए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरा आपका फेवरेट कौन सा सॉन्ग है, उस पे हम ये खूबसूरत इंटरव्यू एंड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ओके, लेट्स मूव इनटू आवर लास्ट सेगमेंट वेयर आई एम गोना आस्क यू few question, जहाँ पे एक शब्द में जवाब दे सकते हैं। अगर लंबे शब्द में देना चाहे वो भी चलेगा। ठीक है। Do you have any regret in your life? Not at all. Do you have any guilt in life? No, not at all. आपसे सारे जवाब फ्लैट आने वाले, मुझे पता है, क्योंकि आप इतने सच्चे आने वाले हैं, सच्चे। What's your biggest fear? Or don't say nothing. My biggest fear is that if I lose my voice, then what will happen? Okay. What is that one habit you want to change in you? एक ऐसी आदत जो आप खुद ही सोचते हैं कि बहुत annoying है और मुझे बदलना चाहिए। One thing which definitely I want, that after dinner, every night I want to sleep 3 hours after dinner, so I will not have this tummy. This is the thing I want to change in my life. The rest is fine. Okay. Biggest insecurity in life? The only insecurity I explained, if I lose my voice, then what will happen? Okay. How you keep yourself motivated and encouraged every day? Because I always think that whatever I have achieved is because of others, because of my fans. And I thank them all the time. I thank God for giving me this voice and this
creative nature. So this is the thing, I all the time do it and I feel happy. Lovely. What is your biggest blessing? The biggest blessing is putting me in music field, thank God. Most embarrassing moment in life? Actually, I have not come across any moment where I'm embarrassed, Yeah? because I always do things totally fair, which is fair and which is calculated. So I don't come कभी across. ऐसे स्टेज पे हो सकता है कुछ हो गया हो? नहीं होता. Everything is very, very properly organized. Good to know that. How do you vent out your frustration? फ्रस्ट्रेशन हो तो वो तो वही मैं सवाल किस मुझे बात क्या का फ्रस्ट्रेशन? सब तो दे दिया भगवान ने. हाँ. What will give you immense happiness? Immense happiness when I perform on stage and I am satisfied that today my singing was up to the mark. That gives me immense pleasure. What is that one thing which makes you instantly happy? Like आपको झट से खुश करना है तो वो काम मुझे करके कोई कर दे तो कोई अच्छा गाना सुना देता है ना, हाँ. कोई मुझे मिला और उसने कोई अच्छा गाना सुना दिया, अच्छा शेर सुना दिया, कोई अच्छी गज़ल सुना दी, तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है. It makes my day. What is that one? Okay, which is your favorite song? I'm sure बहुत होंगे ना. एक तो मैंने सुनाया आपको, चौदहवीं का चांद. एक और सुनाऊं? बिल्कुल. ऐसी लागी लगन, It's my favorite too. ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन. वाह, ये गाना तो लगता है सबका ही फेवरेट है यहाँ पे. बहुत खूब. ये गाना किसने कंपोज? आपने खुद किया? ये मैंने कंपोज किया था और इंदिरा देवी जी ने लिखा था. पूना में रहती थी ये राइटर, उन्होंने लिखा था. Okay, most difficult phase of your life? I have not faced any difficult phase in my life. Everything was very well managed, controlled, and beautiful. Most happiest phase of your life? Most happiest Phase of your life? phase. Happiest phase was there when I was doing a lot of recordings for Polydor and Music India, Universal, for these companies. It's one company with 3 names. Yeah. So once they presented me 49 gold and platinum discs at a time. Yeah. And Pandit Ravi Shankar ji came and gave me those 49 gold platinum discs. It was a historical day. And I cannot forget that evening. It was really Magical. unforgettable. अपनी खुद की ऐसी कौन सी काबिलियत पे आपको बहुत नाज है and you just feel like patting your back? आपको खुद पे बहुत फक्र होता है अपनी खुद की? मुझे एक चीज़ पे फक्र सच में होता है कि मेरी शोहरत मेरे दिमाग में नहीं घुसी. लोगों के घुस जाती है. लोग उससे परेशान भी होते हैं. लोग मिसबिहेव करने लगते हैं लोगों के साथ. वो मेरे साथ नहीं हुआ. वो इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लोग हेल्पलेस हो जाते हैं. उनको इतना, हमको तो बहुत पैम्पर किया जाता है. जहाँ जाते हैं 10 लोग आ गए, सर हमारे यहाँ खाना खाइए, चलिए आपको ये दें, यहाँ लेके चले. हर जगह लाइन लगी है, मीडिया हर तरफ से घेर रहा है. तो उसके बाद बहुत पॉसिबल है दिमाग ख़राब हो जाना. बिल्कुल है. लेकिन मैं हर सेक्शन के लोगों से वैसे ही मिलता हूँ, चाहे वो सब्जी वाला हो और चाहे वो करोड़पति हो. सबके साथ मैं एक तरह से मिलता हूँ, एक तरह से समय गुजारता तभी आज तक आप सक्सेसफुल हैं. हूँ. शायद इसीलिए चल रहा है. ग्रेटफुल हैं आप. शायद इसीलिए चल रहा है. बहुत कम लोगों में ऐसा होता है. ये ऊपर वाले की कृपा से होता है, इंसान की खुद की शक्ति नहीं है. You're very grounded, very rooted.
शायद इसीलिए कि मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी मिला है इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसलिए दिमाग ख़राब नहीं होता। Okay. What is your favorite cuisine? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जापानीज फूड, हाँ, जिसमें सुशी भी है और तेपेनियाकी भी है। वेरी फॉन्ड ऑफ दैट फूड। I love sushi. हाँ, टेम्पुरा sushi sushi. एक बार सुशी पार्टी करेंगे, तुमको बुलाएंगे। ठीक है, पक्का। Only ये sushi. ऑन कैमरा बोल रहे ओनली सुशी। हैं। Only sushi and wine. That's the best combination. होगा। And good music. डन। Okay. Any food outlet in Mumbai, any restaurant that you would want our audience to go? Your suggestion? See, China Garden Chinese restaurant is very, very good. It's in Camp's Corner, also in Khar. They have maintained their quality. I love going still there. China Garden. China Garden. मैं पंकज उदास, तलत अजीज, हम लोग तीनों साथ में जाते थे वहाँ, बहुत बार गए और वहाँ बैठते थे, खाना खाते थे। फिर हम लोग ये जिक्र करते थे, चर्चा करते थे कि गज़ल को और पॉपुलर करने के क्या तरीके हैं। तो हम लोगों ने वो शुरू किया, ख़जाना गज़ल फेस्टिवल। उसमें हम नए नए आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि चाइना गार्डन ने सच में मेंटेन किया। So nice. मैं जरूर जाऊंगी। ज़रूर जाइए आप। थैंक यू सो मच। एक लास्ट बाकी मेरे है? लिए आप अपने अपने तरफ से एक मेरे लिए आप और पूरे टीम सेलिब्रेनिया के लिए एक कुछ सुनाएं। सुनाता हूँ सुनिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस मैं खो गई हूँ अब, ऐसा लग रहा है यही चलता रहे, बस सुनती रहूं। एक बार घर में होगी पार्टी, हम लोग बिल्कुल। खूब गाएंगे सुशी और वाइन। पक्का Done? promise. I'm eager Promise? to come there. And I want your blessings for my new show and Celebrania Studios. All the best wishes and blessings. And You'll it do is- very well, I'm sure. Yes. Thank you so much. और Pleasure. अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती थी। आप जिस तरह से गाते हैं, 2-3 गाने जो मैंने आपके बहुत ध्यान से सुना, तो किशोर कुमार जी की तरह आपके जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ उनका गाना, बहुत पसंद करता हूँ। बिग फैन। बिग फैन। कुछ ऐसे गाने हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है किशोर दा ही गा रहे हैं। हाँ, आप जब गाते हैं। हाँ, बिग फैन। उनकी नकल करके गाता हूँ। एक हो जाए उनकी नकल में, एक सुनो। आखिरी कि ऑफर, दिस इज फॉर ऑल द किशोर दा फैंस। हाँ, चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए। न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा हैं, न पीते तो मर जाते। क्या बात है। दुनिया जो प्यासा रखे
तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। थैंक यू। ये थे आप सबके अनूप जलोटा जी। बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं हमने। आई एम श्योर यू गोइंग टू लव दिस इंटरव्यू। कीप शावरिंग योर लव एंड देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस। यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बेस्ट विशेस दीजिए नंदिनी को कि इसका शो बहुत चले, बहुत और भी चीज़ें इन्होंने सोची हैं करने की, उस सब में इनको सक्सेस मिले। थैंक यू दिल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।